मेरे सारे चढ़ती क्लास लो जी। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। सो रिसेंटली जो हमने यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके बाद बार बार ये कमेंट आ रहा था कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं और कनाडा आने के जो सही तरीके हैं वो बताएं, क्योंकि कई तरीक़ों पे हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और एजेंट्स के बारे में बोलते हैं कि ये सही नहीं बता रहा, वो सही नहीं बता रहा। तो ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन है कि चलो आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कनाडा में वो चेंज होती रहती हैं स्टेट टू स्टेट। यहाँ हर स्टेट का झंडा तक अलग है और स्टेट टू स्टेट जो पॉलिसीज़ जो हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए टाइम के हिसाब से पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं और नए नए प्रोग्राम उसमें ऐड होते रहते हैं। जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं उनको नए प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। हमारी जो लिमिट ये है कि जो हमारी लाइन है उसके बारे में हम ज़्यादा गाइड करते हैं, क्योंकि जिस लाइन में आप होते हो उसके बारे में आप हमेशा ज़्यादा गाइड कर सकते हो बजाय के पूरी इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन फिर भी मोटा मोटा आइडिया तो हमेशा रहता ही है कि क्या हो रहा है। सो 2-3 मेन और मेजर तरीके हैं कनाडा में बिल्कुल सही तरीके से आके एक नंबर में अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि सेटल डाउन होने के जो तरीके ज़्यादातर इंडिया में, अरब में और यहाँ पे कनाडा में भी कई एजेंट्स जो हैं वो ऐसे बताते हैं तरीके कि जो मतलब सही नहीं है और उसमें ज़्यादातर पैसा ही ख़राब होता है और काम होने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। तो जो बिल्कुल सही तरीका है कनाडा आने का, कनाडा में आके टाइम से सेटल डाउन होने का, वो सबसे अच्छा था, क्योंकि हमें तो कोई गाइड करने वाला था नहीं। इस वजह से हमारा काफ़ी टाइम और पैसा जो है वो वेस्ट हो गया। सो मेरी स्ट्रगल तो 93 से लेके 2013 तक रही है, लेकिन 98 में पहली बार मैंने WWICS में केस लगाया था और करीब 1-1.5 साल वहाँ पे धक्के खाने के बाद और कुछ पैसा उन्होंने रख लिया। फिर काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने कुछ पैसा जो है वापस कर दिया और केस जो है वो किसी का भी नहीं हुआ। उस टाइम भी मुझे याद है कि बेशुमार नथिंग लेस देन कोई, मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद में लड़के थे जो वहाँ मेरे साथ में थे जिन्होंने फाइल लगाई थी और उनका उस टाइम काम नहीं हुआ था। सो काफ़ी धक्के खाने के बाद बार बार चंडीगढ़ मोहाली करने के बाद थोड़ा पैसा उन्होंने वापस कर दिया, बाकी काम नहीं हुआ। लेकिन उस वजह से पता नहीं कितने साल जो है और लगे और फाइनली डेस्टिनेशन पे हैं। लेकिन डेस्टिनेशन पे होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हो और आप किसी की हेल्प नहीं करते हो तो फिर आपका डेस्टिनेशन पहुँचने में कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आके कॉपी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ, ग्रुप बना लेते हैं और फिर कोई फेसबुक पे पेज बना लेते हैं। वो हर एक का हक है, बना सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सारा कुछ जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए है तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने पैसे बना रहे हैं। ठीक है, मेरे जितने वीडियोस हैं उसमें मैंने कभी नहीं बोला है कि आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कभी अपने मुंह से बोल के नहीं बोला। किसी को अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो, नहीं करता तो छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और YouTube जो पैसा देता है वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100, $125, $150 आता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूं, जब भी अभी तीसरा जो हमने घर बनाया था गुरकृपा निवास 3, उसका जब काम शुरू हुआ था तो मैंने 50,000 रुपीज़ भेज के काम शुरू किया था और किसी को सऊदी से निकालने में, किसी को कहीं से निकालने में अभी तक मेरा खुद का अपनी जेब से लाखों रुपया जा चुका है। सो यूट्यूब हमें क्या देगा? यूट्यूब ने इतना हमें पूरे साल में नहीं देना जितना हम ऑलरेडी
लगा चुके हैं, ठीक है। और वो ये काम जो हमेशा चलता रहता है। अभी भी गुरकृपा निवास 4 का काम चल रहा है, तो उसमें भी पैसा लग ही रहा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सबसे ले रहा हूँ, अपनी जेब से नहीं लगा रहा, अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है, तभी तो आप दूसरों से लेने लायक होंगे। एनीवेज, लेट्स कम टू द टॉपिक। कनाडा आने का सबसे सही और मुफीद जो तरीका है, वो सबसे बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, अगर आपने स्टडी ख़त्म की है, इवन बिफोर ग्रेजुएशन। अगर आपने 12th कर ली है तो 12th के तुरंत बाद आप अपनी स्टडी परमिट की फ़ाइल लगाएं। अगर आपके 65% मार्क्स हैं और उससे ऊपर हैं, तो आप 6 बैंड ईच का मिनिमम स्कोर लें एकेडमिक आइल्स में, और किसी एजेंट से बात करके किसी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जो बंदा पहले इंडिया से अरब जाता है, 2-3 साल उसके वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। जितना टाइम वो अरब में जाके अपना एक्सपीरियंस गेन करके फाइल लगा के कनाडा आने की कोशिश में टाइम लगाता है, उतने टाइम में एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट पीआर होने के नज़दीक हो जाता है या पीआर हो चुका होता है। मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि कई लोग जो अरब में गए और कई लोग जो स्टूडेंट यहाँ पे आए, उनमें से स्टूडेंट आके यहाँ पे पीआर हो गया, और जो दूसरे हैं अरब में हैं उनके कहीं के केस रिफ्यूज़ हो गए, कहीं के हुए, कहीं के नहीं हुए, और जो आए उनकी जो पीआर है उनसे 2-3-4 साल लेट ही होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 साल वहाँ पे लगा के आए। सो सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट परमिट, ठीक है। थोड़ी गाड़ी चलने की वजह से वाइब्रेशन है, सो बी विद मी। सो सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट परमिट। एक चीज़ और है स्टूडेंट परमिट की खास, कि अगर आप गल्फ कंट्री से किसी वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो वो वर्क परमिट यहाँ पे एजेंटों जो यहाँ पे ठग एजेंटों का टोला इकट्ठा हुआ है, चाहे वो दुबई में है, चाहे इंडिया में है, यहाँ पे है, वो 25 से लेके 30, 40, 45 हज़ार डॉलर तक आपको चार्ज करते हैं। वही वर्क परमिट, चाहे वो 1 साल का मिले, चाहे 2 साल का आपको मिले, उसके लिए 25 से लेके 35-45 हज़ार डॉलर का यहाँ पे आम नॉर्मल रेट चलता है मार्केट में, जो कि इलीगल है, लेकिन वो लेते हैं आपसे थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे लेते हैं लीगल तरीके से। और जो ज़्यादातर इलीगल पैसा है, जो मोटा पैसा है, जैसे 10 या 20 हज़ार डॉलर जो है, 30 हज़ार डॉलर है, वो आपसे इंडिया में ले लेते हैं। ये यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो अपनी जितनी स्टडी पे लागत लगाता है और अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, उस स्टडी के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है ओपन। अब आप देखिए कि अगर किसने अरब कंट्री से आना है, उसके लिए 1 साल का वर्क परमिट 25 से 35 हज़ार डॉलर का है। और एक स्टूडेंट जिसने अपनी स्टडी पे पैसा लगाया है, जिसमें उसने पढ़ा भी है और जिसमें उसने यहाँ पे रह के कमाई भी की है, अपनी फीसें भी पे की हैं, उस स्टूडेंट के लिए 3 साल का ओपन वर्क परमिट, वो भी ओपन वर्क परमिट। अगर कोई गल्फ से आता है तो उसका बॉन्डेड वर्क परमिट मिलता है, वो उसी कंपनी में काम कर सकता है जिस चीज़ का उसके पास, जिस कंपनी का वर्क परमिट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की जब स्टडी खत्म होती है तो उसको 2 से 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता है। मतलब जिस वर्क परमिट की कीमत, 1 साल के वर्क परमिट की कीमत यहाँ पे ठग एजेंटों ने 25 से 35 हज़ार डॉलर लगा रखी है, वो 3 साल का वर्क परमिट स्टूडेंट को फ्री मिलता है। और उसी 3 साल में वो किसी एक एम्प्लॉयर के पास काम करके रेगुलर उससे कागज पत्र लेके अपनी पीआर लगा सकता है, और उसी में वो पीआर हो भी जाते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है। सो द बेस्ट तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो है स्टूडेंट परमिट। अगर आपने 12th की है और आपने ये सोच रखा है कि मैंने कनाडा आना है, तो फिर आप ग्रेजुएशन के लिए टाइम वेस्ट ना करें। डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर द ग्रेजुएशन। 3 साल वहाँ वेस्ट करोगे, वो 3 साल यहाँ आके आप स्टडी करके पीआर अप्लाई करने लायक हो जाओगे। जिसने पढ़ना है उसने यहाँ आके भी पढ़ लेना है, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ना, वो चाहे वहाँ पे भी जो मर्जी कर ले, वहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके सब लोग, आपको पता ही है कि क्या हालात है वहाँ पे, बेरोजगार घूम रहे हैं। सो आप ये ना देखें कि मैं ग्रेजुएशन करके जाऊँ। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम है, आपने 12th की, 12th के तुरंत बाद आप सीधा अपना फाइल लगाएं और कनाडा आ जाएं, क्योंकि आपकी स्टडी एक किस्म से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। उसका रीज़न ये है कि जितनी स्टडी पे आपने अपना पैसा लगाना है, उस पैसे से 2-3 गुना ज़्यादा कीमत का वर्क परमिट वो आपकी स्टडी ख़त्म होने के बाद आपको फ्री में दे रहे हैं, फ्री में, ठीक है। और जिस दिन आप PNP, जिस दिन आपकी PR हो जाएगी, आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, वाइफ है,
वो भी साथ में पीआर होगी, तो आप ये समझ लें कि एक एक बंदे का 30-30 हज़ार डॉलर, 60-70-80-90 हज़ार डॉलर जो आपका सेविंग हो जाएगा अगर आप 12वीं करके और स्टूडेंट परमिट पे आते हो। तो ग्रेजुएशन करने के बाद कोर्सेज की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं वो 12वीं के बाद हैं, 12th के बाद हैं। ग्रेजुएशन के बाद कोर्सेज कम हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा सिलेक्शन नहीं रहती है, इतनी ज़्यादा आपके पास चॉइस नहीं होती है। सो ग्रेजुएशन के बाद फिर टाइम भी कम मिलता है आपको यहाँ पे रहने का और बाकी जो सो इसलिए 12th करने के तुरंत बाद आप निकल सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है 12th के बाद, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छा तरीका है, जो इंडिया में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके आइल्स में 777-8 बैंड है, वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अक्सर कॉल करते हैं कि भाजी वर्क परमिट, क्योंकि कनाडा इंडिया से वर्क परमिट बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। मुझे पता है, मैं 7-8 साल में मतलब यू कैन से हैंडफुल, थोड़े से लोग, मतलब मुट्ठी भर लोग आप कह सकते हो, ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इंडिया से वर्क परमिट में आए हैं। आप ये चैनल वैनल जो देखते हो ना यूट्यूब पे, ये शान और वो शान और दिस एंड दैट, मेरे भी यहाँ पे आके लिखते हो कि भाई साहब इससे बच के रहना, उससे बच के रहना। तो आप ठीक है, जो अपना चैनल चला रहा है उसको पता नहीं वो किस मोटिव से चला रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो चैनल चल रहे हैं कनाडा के नाम पे, वो आपको या तो वो किसी एजेंट से मिले हुए हैं, ठीक है, वो मतलब आपको अपने वीडियो के हिसाब से मोटिवेट करके आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे वो आपको किसी ना किसी एजेंट के पास फंसा देंगे और उससे अपना कमीशन लेके साइड हो जाएंगे। आपका केस रिफ्यूज़ हो, आपका केस हो या ना हो, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो चैनल आप देखो, कंपैरेटिव स्टडी खुद करो। मैंने लास्ट टाइम भी जो यूकोन पे वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने यही तो बताया था कि आप अपना दिमाग क्यों नहीं यूज़ करते हो, आप लॉजिकली यूज़ कर लो, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करो। सो आप लॉजिकली सारी चीज़ें देखो, समझो, पढ़ो। और हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग वेबसाइट पे जाके खुद कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा हमारे से पैसे ले और हमारा काम करवा दे, और यहीं पे सबसे बड़ा लूप होल है, ठीक है जी। सो जो लोग बार बार, एक दो चीज़ में बीच में क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूं, जो लोग जिन्होंने 10th नहीं की है, जिन्होंने 10th की है, +2 नहीं की है, उनका कनाडा आने का कोई चांस नहीं है, कोई भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यूट्यूबर जो आपको बोलते रहें, ऐसा कोई वर्क परमिट आपको कनाडा में नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 12वीं नहीं की है, कभी आपकी यहाँ पे पीआर नहीं होगी। 2 नंबर के तरीके आपने जानने हैं, पूछने, तो आप उन्हीं से पूछें, हमारे चैनल पे विजिट भी ना करें। अगर आपने कोई 2 नंबर की बात करनी है या 2 नंबर के बारे में कुछ पूछना है, ऐसे क्वेश्चन ना करें, ना ही हमने ऐसी चीज़ों का जवाब देना है। बहुत लोग पूछते हैं जी रिफ्यूजी, मैं रिफ्यूजी आना चाहता हूँ जी, फलाने कंट्री से आना चाहता हूँ, फलाने कंट्री से। अब जब रिफ्यूजी हमने आना होता है तो उस टाइम हम एक से एक बढ़िया पेपर लगाते हैं कि यहाँ तो मेरा बहुत तगड़ा कारोबार चल रहा है जी, बहुत अच्छा है जी, और पुलिस क्लियरेंस भी लगाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सारे लगाते हैं, अपने बिजनेस का सारा हिसाब किताब देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब वहाँ पे हमारे बिजनेस चल रहे होते हैं कागजों में, और जब विजिटर वीज़ा लेके कनाडा पहुँचे हैं तो यहाँ आके हम ऐसे बिछ जाते हैं कि जी हम तो मर गए, लुट गए, हम तो वहाँ बर्बाद हो गए जी, हमारे को पुलिस नहीं जीने देती जी, हमारे को ये है वो है, और मैं यहाँ पे असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम चाहता हूँ, राजनीतिक शरण, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं ना, वो कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है, वो सुबह से शाम तक हमारे जैसे और आप जैसे लोगों से ही डील करते हैं। उनको सबको पता है कि कौन बंदा ज़रूरतमंद है, कौन नहीं है, ठीक है। ऐसे ना हो कि जब तक आपका केस चलता रहे तब तक आप वापस ना जा सको, घर में कुछ भी 19-21 हो जाए, आप वापस नहीं जा पाओ, और जब आपको वापस जाने के लिए बोलें तब आप बोलो मैंने जाना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है, 7-7, 8-8 साल के बाद भी हमने केस रिफ्यूज़ होते देखे हैं, ठीक है। सो असाइलम का हमारे से नहीं पूछना, गलत चीज़ों के बारे में हम कोई गाइड नहीं करते हैं। आपने जो भी करना है वो अच्छी तरह सोच समझ के करें। इंडिया से वर्क परमिट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि हर वर्क परमिट के लिए ये ज़्यादातर जो है 2 साल का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस देखते हैं कि बंदे के पास कम से कम 2 साल का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सो अब आते हैं हम सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ है, अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने आपकी जो स्टडीज़ हैं वो आप इतनी, मतलब उसमें आपका सारा कुछ कागज पत्र आपके पास है कि आप वहाँ से सीधा डायरेक्ट पीआर आ सकें। सो डायरेक्ट पीआर आने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है
एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम कनाडा का, वो आप cic.gov.ca ऐसे उनकी वेबसाइट है। आप उस पे जाके एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम खोल लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इंडिया से सीधा डायरेक्ट कनाडा आना चाहते हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें। आपके पास बहुत टाइम है, घर में पीसी लगा हुआ है, लैपटॉप आपके पास है, और नहीं तो आपका फ़ोन ही है, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे कोई भी है, उस फ़ोन में भी आप वेबसाइट खोल के उसको पूरा पढ़ें। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। तो जब हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपको एक पॉइंट कैलकुलेटर मिलेगा। उस पॉइंट कैलकुलेटर में आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं। एक्चुअली एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने पूल बना रखा होता है, जिसमें पॉइंट बेसिस पे आपको कनाडा की पीआर दी जाती है इंडिया से ही, ठीक है। सो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, और अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो CRS स्कोर होता है वो अलग अलग स्कोर होता है। सो आपने ये देखना है कि आपने फेडरल की फ़ाइल लगानी है, किसी PNP प्रोग्राम में फ़ाइल लगानी है, कैसे फ़ाइल लगानी है आपने, यू हैव टू डिसाइड इट, वो आपने डिसाइड करना है। उसके बाद अच्छी तरह पूरा जो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को आप एक्सप्लोर करें। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे पॉइंट कैलकुलेटर मिलेगा। उस पॉइंट कैलकुलेटर में आप अपने जितनी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जितनी आपकी एजुकेशन है, जितने आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एक एजेंसी है WES करके, वेस से आप सर्टिफाइड करवाएं। सर्टिफाइड करवाने के बाद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें। पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद आइलेट्स के अपने पॉइंट्स उसमें ऐड करें। जब आपने 777-8 बैंड ले लिए हैं, उसके अपने पॉइंट्स उसमें ऐड करें, और ये सारी पॉइंट्स ऐड करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट फिगर पता लग जाएगा कि अभी जो कनाडा में PR होने के लिए जो स्कोर चाहिए, उस स्कोर में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरे पॉइंट्स कितने कम हैं। अभी जो लास्ट टाइम जिन लोगों का PR हुआ है उनके पॉइंट कितने थे और मेरे पॉइंट कितने कम हो रहे हैं। सो आपने वो जो पॉइंट कैलकुलेशन का जो फंडा है पूरा वो समझना है। जब आपको वो समझ आ जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी पॉइंट्स को बढ़ाएं, ठीक है। उसमें कई चीज़ें आपको जैसे जैसे आप प्रोग्राम एक्सप्लोर करेंगे आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। सो इस दौरान एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है। सेकंड जो बढ़िया चीज़ है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। आप पढ़े लिखे हो, इंडिया से खुद अप्लाई करके डायरेक्ट PR आप आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तो अभी ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से एक तो यहाँ पे सिस्टम स्लो है। कनाडा का सिस्टम वैसे भी स्लो रहता है, इतना बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन लास्ट 2 साल में जितना तेज़ चला था, इतना तेज़ शायद ही कनाडा की हिस्ट्री में इतने लोग कभी आए होंगे जितने पिछले 2 साल में आए, 2 या 3 साल में कह लें। इस साल ये प्रॉब्लम जो चल रही है इस वजह से सारा सिस्टम स्लो है। बहुत लड़कों के केस रिफ्यूज़ भी हो गए। उस रिफ्यूज़ल का कारण भी ये रहा बीच में कि यहाँ पे सब कुछ बंद था, जैसे ड्राइवर्स का बहुत रिफ्यूज़ल आया। तो यहाँ जब ड्राइविंग स्कूल ही बंद है तो फिर अगर बच्चा यहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा, और उसके बाद काम बंद है, अगर लाइसेंस ले लेगा काम नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा। इस वजह से ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल जो है उसका लॉजिकली अगर देखा जाए तो यही एक रीज़न निकलता है। बाकी अभी किसी का रिफ्यूज़ल आ रहा है और किसी का सिलेक्शन जो है हो रहा है। लेकिन काफ़ी रिफ्यूज़ल जो है देखे हैं रिसेंट टाइम में हमने ड्राइवर्स के, स्पेशली क्योंकि अपनी फील्ड जो है वो ट्रकिंग की है, मोस्टली ट्रकिंग से रिलेटेड है, उनके हमने काफ़ी रिफ्यूज़ल देखे हैं रिसेंट टाइम में। पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी रिफ्यूज़ल आए हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कोई अच्छी खबर भी आती रहती है बीच। और हमारे ग्रुप से 2 लड़के ऐसे हैं जो यहाँ पे आए हुए थे, एक का करीब 8 महीने के बाद लाइसेंस बना है और एक का करीब 9, साढ़े 9, 10 महीने के बाद लाइसेंस बना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप देख भी लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट है। उसके बाद सेकंड चीज़ है आपकी PR। अगर आपके कागज पत्र पूरे हैं, आप स्टैंड करते हो, आप इंडिया से अपने कागज पत्र लगा के या पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री से
एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके और जितना स्कोर यहाँ पे है उस स्कोर को अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपकी जो फाइल है वो एक पूल में चली जाती है और वो पूल में से वो टाइम टू टाइम जो पिक करते हैं, ठीक है। सो महीने में ऑलमोस्ट 2 बार ड्रॉ होता है और उसका जो सारा जो डाटा है वो वेबसाइट पे शेयर किया जाता है, कितने पॉइंट्स पे अब की बार कट लगा, कितने लोगों को इंडिया से पीआर मिली। सो हर साल ये 2-3 लाख लोग लेके आते हैं पूरी दुनिया से और लोग आते रहते हैं। सो ऐसे ही आप भी आ सकते हैं। सो अगर आप पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, एक जो चीज़ मैंने कॉमनली नोट की है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। नो, ऐसा नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी इतने फिजूल के क्वेश्चन करते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, ठीक है ना, मतलब जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी अपना लैपटॉप पीसी खोल के उस पर वेबसाइट पे जाके खुद सर्च नहीं करना, ठीक है। बस मुझे उस एजेंट ने ये बोला जी, मुझे उस यूट्यूबर ने बोला। मोस्टली जो यूट्यूबर हैं वो ज़्यादा मतलब इतने उनके पास कोई नॉलेज या वो जो कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स तो है नहीं है। उनका ज़्यादातर का जो फंडा है वो ये है कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ऐसे फिजूल वीडियो डालते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, जिसका कोई सिर पैर नहीं, ठीक है ना। सो थोड़े दिन पहले मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोल रहा था कि 10th अगर आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। तो मैंने उसको कमेंट किया था कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, तो मेरे को पिछले 5 साल में 10th जिस बंदे ने नहीं किया उसमें से कितने लोगों को यहाँ पे पीआर मिली है मुझे बता, एक बंदे का नाम बता दे मुझे। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, ज़्यादातर जो वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो तो यहाँ तो शोशेबाजी के लिए हैं, मैं अपनी गाड़ी दिखा दूँ, अपना ट्रक दिखा दूँ, अपना घर दिखा दूँ, अपनी कोठी दिखा दूँ, या तो उस ड्रामे के लिए हैं, ठीक है। या वो मतलब जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने घर परिवार जहाँ जो रिलेटिव्स हैं उनको दिखाने के लिए कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो ड्रामेबाजी है ना। कार आपने उठा रखी है $30,000 की, उससे आपकी किस्तें आपकी जा नहीं रही हैं, लोगों से पैसे पकड़ पकड़ के आप किस्तें दे रहे हो और फिर आके सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी कर रहे हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं इनसे आप सावधान रहें। 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब तीसरी चीज़, ठीक है, तीसरी चीज़ है वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए मोस्टली यूरोप की अगर बात छोड़ दें, क्योंकि यूरोप में जो लोग जाते हैं वहाँ पे पीआर होते हैं, उसके बाद पासपोर्ट लेते हैं, तो उनको वहाँ से विजिटर वीज़ा थोड़ा इजी मिल जाता है, ठीक है। सो विजिटर वीज़ा के बारे में हम बाद में आएंगे। सो तीसरी चीज़ पे आगे, स्टूडेंट वीज़ा मैंने क्लियर कर दिया, सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट परमिट। उसके बाद सेकंड बेस्ट तरीका है पीआर। लेकिन पीआर का मैं बता दूं, ज़्यादातर जो लोग मुझे अभी तक मिले हैं पिछले 6-7 साल में जो इंडिया से पीआर आए हैं, दे आर द बिगेस्ट फेलियर्स, ठीक है। वो सबसे बड़े अगर कोई फेलियर होते हैं तो जो इंडिया से पीआर आते हैं, क्योंकि वो उनके सपनों में, उनके इमेजिनेशन में कनाडा कोई और ही चीज़ है। कल परसों जिस ब्रदर ने लाइसेंस लिया है तो उसने मुझे मैसेज किया कि पाजी मेरा लाइसेंस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा अभी बहुत मुबारक हो आपको। तो उसने पहली बात मुझे बोली कि पाजी आपने एक चीज़ बोली थी और वो 1000% बिल्कुल सही निकली। आपने बोला था कि जैसे कनाडा के झंडे का रंग है ना, बंदे का अगवाड़ा और पिछवाड़ा ऐसे हो जाता है एक बार बंदा जब तक सेटल होता है। और ये है 1000% सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार कनाडा आपको अपना रंग दिखाता है, आप एक बार जरूर कमरे में बैठ के रोते हो कि यार कहाँ फंस गए, कहाँ पंगा ले लिया। सो इंडिया से जो पीआर आते हैं उनकी इमेजिनेशन में कनाडा कोई और ही चीज़ है, पता नहीं कौन सी, मतलब स्वर्ग लोक में है कहीं पे। ठीक है, स्वर्ग जैसा है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको स्वर्ग जैसा रहने देना है। अगर यहाँ पे भी आके गंद डालना है, यहाँ पे भी आके मतलब जो लूट खसोट करनी है, तो फिर ये भी, इसको भी इंडिया बनने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। सो 2-3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरा आ जाते हैं वर्क परमिट पे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बार बार बोलते हैं कि भैया आप ये बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप बताओ कि क्या ठीक है, ठीक है ना। सो आज मैं वो बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या ठीक है, ठीक है। अगर इन चीज़ों से हट के आप कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें लूप होल होगा और कहीं ना कहीं आप जरूर डाउन में जाओगे। सो मैं पहले पीछे की बात कंप्लीट कर लूँ। बहुत लोग, मैं एक आधा नहीं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंडिया से पीआर आए थे, ठीक है, और यहाँ आके बहुत बड़े फेलियर साबित हुए। क्योंकि यहाँ पे एक तो मौसम एक्सट्रीम रहता है, ठीक है। आप कनाडा के किसी भी कोने में चले जाओ,
माइनस में टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, ठीक है। तो उस चीज़ की हम हैबिचुअल नहीं होते हैं। यहाँ पे आके फिर माइनस में काम करना, रहना, खाना पीना पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग बेंगलोर में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, गुड़गांव में अच्छी जॉब कर रहे थे, 1.5 2 3 3 4 लाख के उनके पैकेज थे, वो छोड़ के आ गए। और फिर यहाँ से जब देखा उन्होंने कि ओहो यार हम तो गलत डेस्टिनेशन पे आ गए, फिर वो लोग वापस गए। और फिर वहाँ जाने के बाद फिर वो बोलते हैं ना, जैसे कि खुजली होती है कि ओहो यार हम तो कनेडियन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जब अपने कुलीग्स जो होते हैं, जो अपने ऑफिस में होते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार तू तो कनाडा गया था, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ आते हैं तो ठंड तो मौसम तो वैसे ही रहना है। और फिर उनको जो स्टार्टिंग में जॉब जो मिलती हैं वो सारी मतलब सर्वाइवल जॉब होती हैं, 2-2,500, 2,200, 2,400, 1,800, 1,700 ऐसे जॉब मिलती हैं। तो वाइफ को भी काम पे भेजते हैं, कोई 1500-1600 वो लेके आती है, 1500-1600, 2,000 वो लेके आते हैं, और मिल बांट के 3,000-3,500 डॉलर बनाया, उसमें से $2,000 खा लिया, तो बचा बीच में लास्ट में कितना, $1,000। तो $1,000 कितना होता है, 50-52 हज़ार। मतलब एक बंदा सारा कुछ लगा के कनाडा आया, और दोनों मियाँ बीवी काम करने के बाद वो 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जबकि वो वहां पे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे थे, ठीक है। हाँ, जिनका ड्रीम ही है कनाडा में जी कोई कुछ भी हो जाए और हमने वहीं जाना, ठीक है ज़रूर आओ, लेकिन इतना आसान यहाँ पे सेटल डाउन होना नहीं है, ठीक है। और जो जो जॉब की वैरायटी इंडिया में थी, चलो अभी तो एक किस्म का रिसेशन समझ लीजिए कि चल रहा है, बहुत बुरा रिसेशन इस टाइम चल रहा है। हज़ारों लाखों लोगों की जॉब जा चुकी हैं। बीबीसी की मैं अगले दिन रिपोर्ट देख रहा था, 66 लाख वाइट कलर जॉब जो है इंडिया में चली गई हैं। कोई अकाउंटेंट है, कोई कहीं बैंकर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन लोगों की जॉब जो है वो चली गई हैं। सो लाखों करोड़ों लोगों की जॉब गई हैं, पूरी हाहाकार मची हुई है। हर तरफ डेली मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं केरला में काम करूँ, आप मुझे कहीं पंजाब में जॉब दिलवा दो। सो लोग कहीं पे भी जाने को तैयार हैं, इतने बुरे और बेकार हालात हैं इस टाइम, वो आपको पता है अच्छी तरह। सो वर्क परमिट पे अगर आपको ये जो पीआर वाले हैं, अगर कोई पीआर आ रहा है तो वो ये समझ के आए, मेरे हिसाब से यहाँ पे सक्सेस होने का, एक पीआर बंदे के लिए यहाँ पे सक्सेस होने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा फंडा ये है, ये इस चीज़ से बचने के लिए कि बस बैग पैक किया, इंडिया चले गए, और वहाँ से लोगों ने बोला था फिर आ गए। 3-3 4-4 बार जाके आए हुए लोगों से मैं मिल चुका हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर कोई पीआर आया है, वो अपने घर की चाबी और अपने घर वालों से हिसाब किताब 2-3 साल के लिए निपटा के आए, फिर उस केस में वो यहाँ पे आके सक्सेस हो सकता है। अगर उसको पीछे का ध्यान रहेगा तो यहाँ पे कभी भी सेटल नहीं हो पाएगा। 2-3 साल ये समझ ले कि मैंने 2-3 साल रेगुलर रह के अपना स्ट्रगल करके अपने आप को सेटल डाउन करना है, तो वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। वर्क परमिट वाले सबसे ज़्यादा सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि वर्क परमिट पे वो 2-3 साल एम्प्लॉयर से बुरी तरह एक्सप्लॉइट होते हैं, उसकी हर अच्छी बुरी बात मानते हैं, हर अच्छे और बुरे वेदर कंडीशन में वो रोड पे रहते हैं, अपने अपने कामों पे रहते हैं, और बड़ी मुश्किल से वो अपने पीआर गेन करते हैं। तो उनको पीआर की कीमत का पता होता है। पीआर बंदे को, ज़्यादातर पीआर बंदों को पीआर की जो कीमत है उसका वो आइडिया नहीं हो पाता जो एक वर्क परमिट वाले ने यहाँ पे एक्सप्लॉइट होके वो ली होती है। इस वजह से उनको बड़ा इजी, थोड़ा उनसे ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा इजी उनको पीआर मिली, क्योंकि इंडिया से आते हैं ज़्यादातर वर्क परमिट वाले, वो पहले बहुत कंट्रियों में धक्के खा के आते हैं। सो उनके लिए तो वाकई के ड्रीम लैंड है। लेकिन जो इंडिया से सीधे आते हैं वो यहाँ पे आके काफ़ी तंग परेशान होते हैं। और जो लोग 2-3 साल के लिए इंडिया भूल जाते हैं, या जिस भी कंट्री से आते हैं वो 2-3 साल के लिए भूल जाते हैं कि हमने वापस जाना है, वापस चले जाएंगे, थोड़ी सी ठंड पड़ी, थोड़ी सी माइनस टेम्परेचर गया, थोड़ी सी स्नो ज़्यादा पड़ गई तो वापस चले गए, वो यहाँ पे कभी सेटल नहीं हो पाते। वो आते जाते रहते हैं, उनका जो बोरिया बिस्तरा वो हमेशा गोल रहता है। सो पीआर भी अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है भाई, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप आएँ अच्छी तरह कंपैरेटिव स्टडी करके आएँ। उनके लिए एक चीज़ मैंने और बोलनी है, अगर आपकी फेडरल की पीआर है तो आप ये कंपैरेटिव स्टडी करके आएँ कि हमने कौन से प्रोविंस में किस सिटी में रहना है, ठीक है। बहुत लोग हैं, पहले विंडसर आएंगे, फिर किचनर मूव हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना प्रिंस एडवर्ड चले जाएंगे, फिर सरी चले जाएंगे, फिर कैलगरी आ गए, फिर एडमंटन, वो यहाँ पे भी घूमते रहते हैं, यहाँ पे भी हिप्पी बन जाते हैं, वो यहाँ पे भी घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ, ठीक है। सो वहाँ ऐसे ऐसे घूमने का कोई फायदा नहीं। आप पढ़े लिखे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन योर लैपटॉप, जस्ट अ टिप्स अवे फ्रॉम यू, ठीक है। आपने 2-4 उंगलियां मारनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, गूगल आपके पास है, हर चीज़ इट्स सो इजीली अवेलेबल
कि इतना आसानी से इजीली अवेलेबल है हमारे को, बट वी डोंट वांट टू गो थ्रू, उसके बीच में हम जाना नहीं चाहते हैं। वो हम ये चाहते हैं कोई हमें बताए हमने करना क्या है, बस वो हमें बताए तब हम करेंगे, हमने खुद कुछ एक्सप्लोर नहीं करना। तो आप खुद एक्सप्लोर करें हर चीज़ को। आपने कीबोर्ड पे उंगलियां मारनी है सर, हर स्टेट की कहाँ पे कितना टैक्स है, कहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप खुद सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो हमने करना नहीं है। और फिर यहाँ पे आके 1-2 साल घूमते रहना है हिप्पीज की तरह, अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी इस स्टेट को कभी उस स्टेट। सो उससे बेटर ये है कि आप पहले कंपैरेटिव स्टडी करें, उसके बाद एक प्राइम डेस्टिनेशन अपना चूज करें कि मुझे रहना कहाँ पे है। जब आप एक प्राइम डेस्टिनेशन चूज कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ये सोच लेंगे बस अब मैंने 3 साल कहीं नहीं जाना, यहीं पे हूँ मैंने यहीं पे रहना है। और एक और चीज़ है, सेटल डाउन होने का एक अच्छा तरीका ये है, आप घर ले लें। और जब आप घर ले लेंगे तो आपकी एक लाइबिलिटी आपके सिर पे खड़ी हो जाती है, आपने उसकी किस्तें देनी है, सब कुछ देना है, तो फिर बंदा टिक जाता है एक जगह, ठीक है। सो घर एक ऐसी चीज़ है, आपको मेहनत करना सिखा देता है और आपको एक जगह टिकना सिखा देता है। तो अगर आपने यहाँ पे पीआर ले आने के बाद, जैसे भी आप जब भी आप अर्लीस्ट पॉसिबल जब आप घर ले लेते हो, तो उसके बाद आप टिक जाते हो, फिर आप कहीं पे भी भाग दौड़ नहीं करते हो। मोस्टली केसेस में हमने यही देखा है। सो 3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्क परमिट पे। वर्क परमिट के लिए कनाडा में जो है वो ज़्यादातर आपको 2 साल का ओवरसीज एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कनाडा में कोई भी, ये चीज़ मेरी आप खास कर गौर करके सुन लें, कनाडा में कोई भी वर्क परमिट, अगर आप फार्म वर्कर को छोड़ दें, उसमें आपको आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप फार्म वर्कर पे, अगर आप 12th करके नहीं आए हैं, क्योंकि एक अकेला फार्म वर्कर का एक ऐसा जो है एक डेजिग्नेशन है कि फार्म वर्कर के लिए किसी भी ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, आइलेट्स की जरूरत नहीं होती है। और इसी लालच में लोग 20-30 लाख रुपया लगा के वहाँ से आ जाते हैं, और फिर उनको यहाँ पे आके पता लगता है। उस टाइम तो ये होता है कि भाई कनाडा चले जाएं, किसी एक तरीके से बस कनाडा चले जाएं, उसके बाद वहाँ जाके देख लेंगे। वहाँ जाके क्या देख लोगे भाई? जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आपको इंडिया से थी, वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ भी हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा 12वीं क्लास और आइलेट्स के बिना पीआर नहीं देती है, तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ से जब किसी फार्म वर्कर के वीज़ा पे यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया यार, हम तेरे लिए हम 10th कर देते हैं, अगर तू नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, ले अपनी पीआर और घर चला जाए। ऐसे तो नहीं होगा। सो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 12वीं क्लास और आइलेट्स, उसके बिना कोई भी पीआर नहीं है। आइलेट्स का स्कोर ऊंचा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी चीज़ में 5 बैंड चाहिए, किसी में 4.5 चाहिए, किसी में मान लो 4 चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है और अगर आपने 12वीं नहीं किया है, तो कोई भी पीआर कनाडा में नहीं है। कोई भी एजेंट जितना मर्जी आपको बोलता रहे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, 101% बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी बातों में आके अपना लाखों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि कनाडा चले जाएं, भाई चाहे फार्म वर्कर ही मिल जाए, तो फार्म वर्कर का वीज़ा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वो फार्म वर्कर का वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं, उसके बाद उनके लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता लगता है यार, जो फार्म वर्कर का वर्क परमिट लेके आए थे उसमें तो हमारी पीआर नहीं होनी, और उस वर्क परमिट के लिए वो ऑलरेडी 20-24 लाख रुपया दे के आते हैं। और फिर जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि इसमें तो पीआर नहीं होनी। तो पीआर होने के लिए हमें एक ऐसा वर्क परमिट लेना पड़ेगा जिसमें हमारी पीआर अप्लाई हम कर सकते हो। तो उनको फिर एक नई LMIA चाहिए। अब नई LMIA चाहिए तो नया पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो इतना अगर आपके पास पैसा है कि आपने कोई 20-24 लाख रुपए वहाँ दे के आए हैं, कोई 30-40-50 हज़ार डॉलर, और फिर दोबारा जब यहाँ पे आप कोई LMIA लेंगे, उसके लिए दोबारा आपके पास 25-30 लाख रुपया, तो 40-50 लाख रुपया आप अपने बैंक में रखो और उसका आराम से आप सूद आएगा आपके पास, आराम से बैठ के खाओ। जरूरी है पूरी दुनिया में धक्के खाने? तो ये चीज़ आप ध्यान से सोच लीजिएगा। सो जो लोग पढ़े लिखे आते हैं फार्म वर्कर के लिए, उनको ये होता है कि एक बार चले जाएं, वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन सेटल डाउन होने के लिए ऐसा वर्क परमिट चाहिए होता है जिसमें आपकी पीआर लगती हो। फार्म वर्कर के परमिट पे पीआर नहीं लगती है तो उसके लिए 12वीं क्लास और आइलेट्स भी चाहिए होती है, या फिर आपको नई LMIA लेनी पड़ती है। अब जब नई LMIA लेंगे तो एजेंट आपको फिर वही चार्ज करेगा, 20-30 लाख रुपए, 10-15-20 लाख रुपए चार्ज करेगा। और फिर आप एक LMIA लोगे। पहले आपने आके वर्क परमिट पे इतना पैसा बर्बाद किया, उसके बाद वहाँ पे टाइम वेस्ट किया, फिर नई LMIA ली, नया वर्क परमिट लिया, और नया वर्क परमिट लेने के बाद फिर दोबारा से ए से
क्या पता आपने ट्रकिंग का ले लियो, पहले आप लाइसेंस बनाओगे, 8-10 हज़ार डॉलर लाइसेंस पे लगाओगे, फिर 3-4 साल ट्रक चलाओगे, 2-3 साल ट्रक चलाने के बाद फिर आपकी PNP लगेगी, PR लगेगी। सो इट्स गोना टेक सम और 3 to 4 years। ठीक है जी। सो फार्म वर्कर का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद वर्क परमिट, बार बार बात जो है वर्क परमिट पे आ रही है। वर्क परमिट के लिए कनाडा में आपको 12वीं क्लास और आइलेट्स के बिना कोई ऐसा वर्क परमिट नहीं है जिसमें आपकी PR हो सकती हो। ये बात आप अपनी बिल्कुल क्लियर कर लें। ठीक है जी। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोग्राम के अंडर को अगर कुछ होता होगा तो आप चेक कर ले, मुझे नहीं पता। लेकिन मोटा मोटी जो है वो, अगर आपने 12th की है और अगर आपने आइल्स की है और अगर आपके पास 2 साल का किसी कंट्री का किसी ऐसी फील्ड में किसी ऐसे ट्रेड में आपका 2 साल एक्सपीरियंस है जिस चीज़ का यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, तो उसमें आपकी बाद में PR भी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल लाखों लोग PR होते हैं, बाहर से PR आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टडी नहीं चाहिए, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, तो वो आपके साथ चीट कर रहा है। एक और चीज़ बीच में मैं ऐड कर दूँ, इंडिया में बहुत, स्पेशली पंजाब में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, पटियाला में खासकर बहुत लोग ऐसे हैं जो लोगों को वर्गलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और ये बोलते हैं कि आपके बच्चों का स्टडी परमिट लगवा देते हैं, छोटे बच्चों का। मतलब आप किंडरगार्टन समझ लें या थोड़ा उससे बड़ा बड़ा समझ लें, मतलब 4th 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों का, कि आपके बच्चों का स्कूलिंग वीज़ा लगवा देते हैं। मतलब कितना बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपका एक बच्चा जो 5वीं 6ठी में पढ़ता है उसको हम भेजेंगे, उसके साथ आप माँ बाप फ्री में चले जाएंगे। मतलब लोग बेवकूफ़ हैं जो एक वर्क परमिट के लिए 30-30 लाख रुपया दे के आ रहे हैं, 20-20 लाख रुपया दे के आ रहे हैं, और ये एक बच्चे को भेजेंगे, उसके साथ माँ भी चली जाएगी और बाप भी चला जाएगा, वो माँ बाप यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है जी। और बच्चा अपना पढ़ेगा। क्या बात है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग जो है वो यूज़ करें। ऐसा स्कूलिंग वीज़ा नाम का कोई भी वीज़ा नहीं होता है। आप ये बात क्लियर कर लें। ठीक है। जो लोग करते थे उनको भी मैंने फ़ोन करके 1-2 बार उनकी रील बनाई थी और बोलते नहीं भाजी, उन्होंने आपकी फ़ाइल लगानी है, उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। कनाडा में कोई इस टाइप का वीज़ा होता नहीं है। उनका सिर्फ जो मेन प्राइम टारगेट है वो ये है कि उन्होंने अप्लाई करना है, अप्लाई कर देंगे और उनको पता है कि 101% आपका रिफ्यूज़ल आना है, तो उन्होंने पहले ही आपको बोल रखा है, सेफ साइड वो पहले ले लेते हैं। वो आपको पहले ही बोल देते हैं कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया तो ये जो इनिशियल अमाउंट हम आपसे ले रहे हैं, 3-4-5 हज़ार डॉलर जो आपसे ले रहे हैं, वो आपका वापस नहीं होगा। हमने ये एडवर्टाइजमेंट चलाई, हमने यहाँ पे खर्च किया, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस हैं उसमें इंक्लूड कर दिए, तो उनका फंडा आपको वहाँ से भेजना नहीं है। उनका फंडा, जैसे बोलते हैं ना क्वांटिटी और क्वालिटी, उनको क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपका अप्लाई करना है एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिफ्यूज़ल, क्योंकि जिस चीज़ का वो वीज़ा नहीं देते हैं तो उसका रिफ्यूज़ल ही मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो वो जो आपको रिफ्यूज़ल देंगे वो रिफ्यूज़ल पकड़ा देंगे, बोलेंगे कि हमने तो बहुत बढ़िया आपकी फ़ाइल लगाई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका काम नहीं हुआ। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या, तूने अपने घर से कोई डॉक्यूमेंट लगाए हैं? ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट तो उसने वही लगाएंगे जो आपने दिए थे, तो उस पर तो कोई लगने का काम ही नहीं है। जब उस टाइप का कोई वीज़ा ही नहीं आता आपको, वो देंगे क्या। सो ज़्यादातर लोगों का ऐसे रिफ्यूज़ल आ जाता है और इस टाइप का कोई वीज़ा नहीं होता है। इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। ठीक है जी। वर्क परमिट, अलग अलग कैटेगरीज के वर्क परमिट में जो सबसे ज़्यादा लोग कनाडा में आके PR होते हैं वो लोग हैं, जितने हमसे मिलते हैं सबसे ज़्यादा, द बल्क ऑफ पीपल, मतलब सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो किसी गल्फ कंट्री से एज ए हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर के वीज़ा पे आते हैं। और मतलब ट्रकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन आप बोल सकते हो। ठीक है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो पहले वीडियो बनाया था उस टाइम में और अभी में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, कितना ट्रकिंग में कितनी अर्निंग होती है। लेकिन आप ये समझ लें कि एक जो ट्रक ड्राइवर है वो एक मिनिमम आज की डेट में 4,000 से लेके 5-5,500 6,000 डॉलर बनाता है। जो बिल्कुल सही किसी अच्छी कंपनी में है वो 6 से 8,000 डॉलर तक भी, मतलब 3-3.5 4 लाख रुपीज़ तक भी वो अर्न करता है पर मंथ। वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी में हो, आपका पे रेट क्या है। लेकिन 4,000 से 8,000 डॉलर के बीच में अर्निंग है आज एक ट्रक ड्राइवर की जो किसी कंपनी में काम करता है। अगर उसका खुद का ट्रक है तो उसमें आप 2,000 या 3,000 डॉलर उसमें और ऐड कर लें, बस इतना ही है। ठीक है। सो वर्क परमिट का मैंने आपको क्लियर कर दिया, PR का क्लियर कर दिया, और आपका अब रह गया आपका विजिटर वीज़ा। ये एक मतलब ट्रम्प कार्ड की तरह है विजिटर वीज़ा।
लेकिन विजिटर वीज़ा एक ऐसी चीज़ है, बहुत लोग पूछते हैं कि विजिटर वीज़ा पे हम आना चाहते हैं तो आके काम करेंगे। मैं विजिटर वीज़ा किसी कंट्री में आपके घूमने फिरने के लिए वीज़ा होता है। एज ए बीइंग अ टूरिस्ट, आप एक टूरिस्ट के तरीके से यहाँ पे आके घूम फिर सकते हो। विजिटर वीज़ा का मतलब काम करना कतई नहीं होता है, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, हालांकि जितना मैं यहाँ पे जानता हूँ, जो भी बंदा यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आता है उसमें से मेरे हिसाब से, जितने मैं अपने अभी तक इतने सालों से जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम लोग 2 नंबर में काम करते हैं, कैश का पैसा कमाते हैं, और पैसा जो है वो हवाला के जरिए, हुंडी के जरिए, दिस और दैट, किसी की और की आईडी से, किसकी आईडी से, वो 2 नंबर में पैसा इंडिया भेजते रहते हैं, ठीक है। यहाँ 6 महीने के लिए आए हैं तो 5 महीने, 5.5 महीने काम किया और उसके बाद वापस चले गए, फिर 5 महीने इंडिया में रहे, फिर वापस आए, फिर 2 नंबर में काम किया और फिर चले गए। सो लोग गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उसका मिसयूज़ करते हैं। मेरी ये बात कईयों को हजम नहीं होगी, तकलीफ होगी, वो मुझे पता है, मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है, लेकिन सच जो है सच है। आप विजिटर वीज़ा पे आते हो, आप काम करते हो, इसका मतलब आप मैन पावर का हिस्सा बन जाते हो और देश को नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि आपने टैक्स वैक्स तो कुछ पे नहीं करना है। टैक्स जो है वो बंदा पे करता है जो यहाँ पे आया है, वर्क परमिट पे है उसका टैक्स कट रहा है, जो पीआर है उसका टैक्स कट रहा है, जो सिटीजन है उसका टैक्स कट रहा है, ठीक है। एक वर्क परमिट वाला इतना मुश्किल से पैसा कमाता है, उसका भी टैक्स जा रहा है और उसको फैसिलिटीज भी मिलती हैं। लेकिन जो बंदा यहाँ पे विजिटर वीजा पे आके काम कर रहा है 2 नंबर में, उसका जो भी अर्निंग है वो उसका कोई वो वहाँ पे टैक्स नहीं दे रहा है, वो कैश में पैसे लेके और 2 नंबर में इंडिया भेज रहा है, ठीक है। लेकिन जो विजिटर वीज़ा होता है वो काम करने के लिए नहीं होता, वो घूमने फिरने के लिए होता है। आप काम कर रहे हो, वो अपने रिस्क पे कर रहे हो, जिस दिन पकड़े गए आपको किक आउट कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपने करना है, आप करो। कोई, मैं तो कभी भी किसी को ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप विजिटर वीज़ा पे आए हो और आप काम करो, ठीक है। करते हो आप अपने रिस्क पे करो, और जब आप आओगे उनके हाथों में तो फिर आपको पता लग जाएगा कि विजिटर वीज़ा पे काम करने का क्या हालत होती है। तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। करना है आपने, नहीं करना वो आपकी इच्छा है, वो आपने देखना है। सो विजिटर वीज़ा पे अभी तक मतलब जो लीगल है, आप विजिटर वीज़ा, बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन आता है कि विजिटर वीज़ा पे आके अपना वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट है, अगर आप वर्क परमिट के लिए स्टैंड करते हो, अगर आप कोई वर्क परमिट ले सकते हो तो आप वर्क परमिट लो अपनी एलिजिबिलिटीज़ के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मैं 10th पास हूँ तो कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आपने 12वीं कर रखी है, आईलेट्स कर रखी है, तो कोई ना कोई वर्क परमिट मिलने के चांस हो सकते हैं। वो आपने जब यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे अगर आते हो, अगर आपको कोई वर्क परमिट मिलता है तो आप ले लो, ठीक है। उसके लिए आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपनी एलिजिबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि मैं किस चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये जो बोगस टाइप के जो यूट्यूबर बैठे हैं उनकी बस वीडियो देखी और मुंह उठा के आ गए और उसके बाद यहाँ पता लगा कि अरे बाबा ये क्या हो गया हमारे साथ, इतना पैसा, वो इतना पैसा लगता है। वो पैसा तो लगेगा भाई, वो जो बैठे हैं दुकानें खोल के। और बहुत लोगों को ये होता है कि किसी कंपनी में जाएंगे और कंपनी वाला हमारी जॉब लगवा देगा। ऐसा नहीं होना। मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने ऐसा ऑलमोस्ट ना के बराबर देखा कि आप किसी कंपनी में जाओ और कंपनी वाला आपको वर्क परमिट दे दे, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कंपनी नहीं कह सकते, ज्यादातर कंपनी वालों ने आगे एक इमिग्रेशन एजेंट या कंसल्टेंट हायर कर रखा है, जिसके थ्रू वो पैसे लेते हैं। 1 नंबर में, 2 नंबर में जितना भी पैसा उन्होंने लेना है वो एजेंट के थ्रू लेते हैं। वो आप अपना ध्यान रख लें, क्योंकि वो जो पेपर में ऐड देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप उनके ऑफिस में जाके बात करते हो, क्योंकि जब कभी भी आप देखो किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप बात करते हो, मेरे को भी कई यार दोस्त बोलते हैं कि मेरा फलां एजेंट है, एक बार आप बात करोगे उनसे, तो मैंने अपना केस लगाना है। तो उनसे जब बात करते हैं सारी बात वो कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे पैसे की बात करते हैं, भाई साहब ये बात हमारे ऑफिस में आके करें। मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो टीवी पे, रेडियो चैनल्स पे आते हैं, बहुत बड़े बड़ी फेंकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हाँ लोग बहुत इतना पैसा लेते हैं, इतना नहीं लेना चाहिए। आप उनके ऑफिस में फ़ोन कर लो, वो भी उतना ही पैसा बताते हैं, ठीक है ना। सो सबके जो चेहरे हैं उनके ऊपर मुखौटे लगे हुए हैं, वो दिखाने के लिए, हाथी के दांत जो है वो खाने के हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे आके वर्क परमिट लोगे तो वो उन्होंने, हर कंपनी ने आगे एक एजेंट रखा हुआ है, वो आपको एजेंट के पास रेफर कर देंगे। एजेंट फिर आपको पूरी कहानी बताएगा, और कई केसेस में तो बोल देंगे अपना फ़ोन बाहर जमा करवा के और रिसेप्शन पे फिर बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोई किसी डिवाइस में कुछ ने रिकॉर्ड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ये भी चीज़ नोटिस करके चलते हैं। तो आपसे पैसे लेंगे जी, वो ज़्यादातर जो मतलब
द बल्क ऑफ मनी जो है वो ज़्यादातर जो मोटा मोटी जो पैसा है वो आपसे इंडिया में ही अपनी माँ के खाते में, अपने बाप के खाते में, अपने भाई के खाते में उसमें 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 ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। और जो लीगल अमाउंट है वो बोलेंगे कि हाँ वो पैसा आप आके हमें यहाँ देना, ठीक है। सो इन्होंने फंडा बना रखा है। सो जो सबसे ज़्यादा लोग किसी भी कंट्री से कनाडा में जो आते हैं वो ट्रक ड्राइवर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रकिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें हमेशा ट्रकर की डिमांड रहती है। कई लोग मुझे पूछते हैं भाई साहब अभी भी ट्रक भाई साहब वो 12 महीने मतलब आते ही रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं, वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी काम के लिए आपको मैन पावर बहुत मुश्किल मिलती है। और जो स्पेशली ट्रेड्समैन है, बाकी कामों छोटे मोटे कामों के लिए, मतलब छोटे मोटे काम इन सेंस की जो मतलब स्किल्ड काम नहीं है ना, जैसे भार उठाना या कोई छोटा मोटा डब्बा वड्डा उठा के कुछ पैकेज वैकेज उठा के दाएं बाएं करना, वो इतना स्किलफुल काम में नहीं होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर काम, आप प्लम्बर हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप कारपेंटर हो, आप कुछ मतलब जो अलग अलग स्किल्ड है ना, जैसे ट्रक ड्राइवर है वो एक स्किल में आ जाता है। अगर आपकी एक स्किल है तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। सो उसमें आपको वर्क परमिट मिलता है। अब कई मेरे से पूछते हैं कि ये मैं कारपेंटर हूँ, मैं वेल्डर हूँ। भैया जो कारपेंटर या वेल्डर आए थे वो जब तक उन्होंने यहाँ पे आना था तब तक तो भाई जी वीर जी करते रहते थे। अब जब से वो आ गए हैं अपनी वो काम पे सेट हो गए हैं, पीआर हो गए हैं, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि वो अब ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे से भाई साहब बोलें कि यार कोई मेरे से इंडिया से या किसी गल्फ कंट्री से या किसी और कंट्री से ये पूछ रहा है तो थोड़ा इसकी बंदे की हेल्प कर दे। मतलब उन लोगों को हेल्प लेना आता है, हेल्प देना नहीं आता है, किसी को गाइड करना नहीं आता है, ठीक है। सो आप इस चीज़ में अच्छी तरह समझ लें, ठीक है जी। सो वर्क परमिट के लिए अगर आपके पास किसी कंट्री का 2 साल का ओवरसीज एक्सपीरियंस है और किसी ऐसी कैटेगरी में है जिसमें आप अपनी पीआर अपना वर्क परमिट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा देती है, तो आप उसमें अप्लाई करें, होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और उसमें आपको एजेंट हायर करना ही पड़ेगा। एजेंट हायर करेंगे आप, एजेंट आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जो आईसीसीआरसी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन करता है, आपकी सारी फाइल की प्रोसेसिंग देखता है, उसी चीज़ के वो चार्जिंग लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में फिट बैठते हैं जिसमें आपकी पीआर आपका वर्क परमिट होता है, तो आपको एजेंट हायर करना पड़ेगा, वही आपका सारा काम देखेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रोसेसिंग आगे चलती जाती जाएगी वो आपको गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द वे। दो चीज़ें मेन में जो आपकी क्लियर कर दी। सो वर्क परमिट पे आने के किसी भी कंट्री से काफ़ी चांसेस होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स, मुझे अब तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा आते हैं। किसने ट्रक ड्राइवर में ही आना है तो उसके पास किसी गल्फ़ कंट्री का, किसी भी गल्फ़ कंट्री का, सब गल्फ़ कंट्री के लाइसेंस की वैल्यू सेम है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मैं सऊदी में हूँ, दुबई का लाइसेंस ज़्यादा चलता है, मैं कतर में हूँ, दुबई का लाइसेंस ज़्यादा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे अरब कंट्री के लाइसेंस की वैल्यू सेम है कनाडा के लिए, ठीक है जी। अब कईयों का ये क्वेश्चन होता है कि सऊदी में तो कैनेडियन एम्बेसी नहीं है तो हम क्या करें। आप कनाडा में डायरेक्ट कोई एजेंट हायर कर सकते हैं, वो आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग करेगा और लास्ट में आपको बताएगा कि आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग कैसी होगी। उन्होंने इतना मोटा पैसा लेना है, सो आपको गाइड भी वही करेंगे ना, ठीक है। तो वर्क परमिट पे सबसे ज़्यादा लोग जो जितने मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया वो ट्रक ड्राइवर्स आते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और अपने घर परिवार जो भी है उसमें अच्छा अपना सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन वही है कि पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, सिस्टम स्लो रहता है और प्रोसेसिंग जो है वो लेंथी होती है और कई लोग जो हैं उनको 1-1 साल लग जाता है प्रोसेसिंग में, सो वो थोड़ा डिहार्टेड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है आजकल तो। अभी पेंडेमिक से पहले तो बहुत फास्ट थी, लेकिन अभी काफ़ी स्लो है। सो विजिटर वीज़ा को अगर आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं कोई वर्क परमिट लेने के लिए, तो आप विजिटर वीज़ा को लीगली, मतलब कानूनी तौर पे आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। बहुत लोग, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके विजिटर वीज़ा पे आके ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेके उसके बाद यहाँ पे कोई LMIA सर्च आउट करके वर्क परमिट अप्लाई किया और उन्होंने यहीं पे वर्क परमिट लिया, यहीं रुक गए, यहीं पे एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद उन्होंने यहीं पे 1-2 साल के बाद अपनी PNP लगाई और उसके बाद वो PR हो गई। सो कई लोग पूछेंगे PNP क्या होते हैं। सो प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम, जैसे आप किसी एक स्टेट में आते हो तो पहले आपको स्टेट अपने स्टेट में पक्का कर देता है, तो उसको PNP कहते हैं। जब आप
अब आप किसी स्टेट में पक्के हो जाते हो तो वो स्टेट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको अथॉरिटी देता है, फिर आप अपनी फाइल फेडरल में लगा सकते हो, मतलब सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मान लो आप पहले हरियाणा में पीआर हो गए तो उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देगी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के पास अपनी फाइल लगा दो कि मुझे भारत में पक्का कर दिया जाए, ताकि मैं किसी भी स्टेट में जाके, राज्य में जाके काम कर सकूं। सो पीएनपी क्लियर हो गया, प्रॉमिस नॉमिनी प्रोग्राम और पीआर में, परमानेंट रेजिडेंस में क्या फ़र्क होता है। सो पीएनपी में आप स्टेट आपको पक्का करता है, उसके बाद आप अपनी फाइल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको अप्रूव कर देती है तो आप फेडरल आपकी पीआर होती है। फेडरल पीआर मतलब आपकी देश की पीआर हो जाती है। आप देश में किसी भी स्टेट में कहीं पे भी जाके किसी भी शहर में रह सकते हो, अपना रोजगार कायम कर सकते हो, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। सो स्टूडेंट वीज़ा क्लियर कर दिया मैंने, विजिटर वीज़ा आपका क्लियर कर दिया। जो पीआर आना चाहते हैं लोग इंडिया से, उनको क्या क्या करना चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिया। और एक चीज़ और वो ये थी कि कई लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हैं। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा का बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि आप वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में पढ़ें। एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसमें आप एक सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट को देते हो। पहले आप एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करके गवर्नमेंट को बताते हैं कि अगर मैं कनाडा में आता हूँ तो यहाँ मैं आके ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, और उस चीज़ को देखते हुए और एक सर्टन अमाउंट जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है लेती है और आपको वीज़ा देती है। आप यहाँ पे आके अपना एक मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास सबमिट करवाते हैं कि मैंने ये बिज़नेस करना है, और उस बिज़नेस को रन करने के लिए और उसको सक्सेस करने के लिए वो आपको पीआर देते हैं, और उसके ऊपर 3 4 5 साल निगाह रखते हैं। और उस सूरत में वो एक काफ़ी मोटा अमाउंट जो है वो, मतलब करीब करोड़ से शायद मेरे हिसाब से ऊपर होता है, वो इतना अमाउंट वो आपको लेके आपको पीआर दे देते हैं। लेकिन आप वो आपके ऊपर वो निगाह रखते हैं कि आपका बिजनेस कैसे रन हो रहा है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कुछ पैसा भी आपको शायद वो वापस करते हैं। उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन वो बहुत मोटा अमाउंट होता है। और मुझे लगता है कि मोर देन 95% जो लोग हैं जो कनाडा आना चाहते हैं वो इतना अमाउंट कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में फाइनेंशियली वेरी वेल ट्यून्ड हैं, वो लोग, ठीक है, वो लोग मतलब जो करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ रुपया लगा सकते हैं। उनके लिए कुछ इस टाइप के कई प्रोग्राम हैं छोटे मोटे, अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग स्टेट्स में। उनको आप एक्सप्लोर करें, फेडरल के प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें वेबसाइट पे जाके, और उसमें वो आपको पीआर दे देते हैं। आप विद फैमिली आ सकते हो, रह सकते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। लेकिन वही है कि आप बिल्कुल एक अननोन कंट्री में, जहाँ पे पहले आप गए नहीं, जहाँ की मार्केट का आपको पता नहीं, जहाँ के आपको वहाँ के मौसम का पता नहीं, वहाँ की करेंसी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो काफ़ी जो लोग हैं वो फेलियर हो सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप बिल्कुल एक कंप्लीट डिफरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। बट ये है कि हाँ, उनमें उसमें आपको पीआर मिल जाएगी, और वो सूनर लेटर आप अपना जैसे भी हैं, आप उसमें घाटा वादा जैसे भी है, अगर आपका मतलब बिजनेस ठीक रन हो जाता है, इवन देन इट्स फाइन। और जो भी है उसके जो प्लस और माइनसेस जो हैं वो यू हैव टू बी, वो आपने देखने हैं, वो आपने अपना हिसाब किताब लगाना है। लेकिन ये जो 4 या 5 जो प्रोग्राम हैं ये मेजर प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किए हैं। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो छोटे छोटे पायलट प्रोग्राम जो हैं वो मतलब जारी करते रहते हैं। उसका कारण है, पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कनाडा जो है वो इंडिया से 2.5-3 गुना बड़ा है साइज में, और उसकी आबादी है सिर्फ दिल्ली जितनी आज की डेट में। दिल्ली में मतलब ऑफिशियल अगर स्टैटिस्टिक्स पे ना जाएं, और मतलब अनऑफिशियली 3 सवा 3 करोड़ लोग रहते हैं, और इतने जो हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रोड की ऐसे ऐसे स्ट्रेच आते हैं बीच में, जहाँ पे 500 700 किलोमीटर जो है रोड सीधा ही है। आप टोरंटो से आ रहे हो, बीच में काफ़ी लंबा एरिया ऐसा आता है जहाँ पे बहुत कम, मतलब ना के बराबर आबादी है, ठीक है ना। तो मतलब 5-7 हज़ार किलोमीटर का देश हो, और उसकी आबादी जो है वो मतलब आप ये समझ लें कि
कोई 3-3.5 करोड़ हो, तो आप देख लें कि कितना स्कोप होगा ना। जहाँ पे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना फिर बिजनेस भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। यहाँ पे तो इतना एरिया खाली पड़ा है। मैं उन लोगों को बड़ा मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है देख के, सोच के कि कैसे हमारे लोग हैं कि जो जेलिस करते रहते हैं ना, कि वो ना आ जाए, वो ना आ जाए। भाई इतना हजारों लाखों किलोमीटर का एरिया खाली पड़ा है, आ जाएगा तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई। आएगा तो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आएगा, उसमें दम होगा तो वो आएगा। अगर उसमें वो एलिजिबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो नहीं आ पाएगा, आएगा तो अपने दम से आएगा। ठीक है। हाँ, वो एक अलग चैप्टर है जो फेक मैरिजेस करके वो मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, फिर मेरे मुंह से निकल जाएगा, फिर आपको तकलीफ होगी। वो फेक मैरिजेस करके ऐसे पीछे पीछे भागते आना है वाइफ के पीछे में, वो फिर ठीक है, वो जो करता है वो करता रहे, उसका जो प्लस और माइनस हैं वो खुद भुगतेंगे। ठीक है। लेकिन वही बात है कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग मतलब सिर्फ मैरिज करवा के पैसे के दम पे किसी औरत को पैसा दे के उसके साथ मैरिज करके यहाँ आ गए, और फिर उन्होंने मतलब अगर आपने यहाँ पे भी आके वही इंडिया वाली हरकतें करनी है तो फिर वो मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि इसको भी इंडिया मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। सो आओ, जो जो आ सकता है, जिस जिसकी किस्मत में है, जो जो इसके लिए एलिजिबल है, ज़रूर आओ। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हो, दुनिया की बेहतरीन कंट्री में अगर आप यहाँ पे पहुँचे हो, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि इंसान की तरह रहें। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ की आज़ादी है, खाना पीना, अपना जो मज़हब है उसको कैसे भी आप प्रैक्टिस करो, कोई किसी पे किंतु परंतु नहीं करता है। लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि जब हमारे को परमात्मा ने इतनी बढ़िया जगह पे भेजा है, तो हम मतलब अच्छा चले और एक मिसाल साबित हो। ठीक है। और एक चीज़ इसमें लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा कि इससे ऊपर तो अब चांद पे तो जाने से रहे ना, यहाँ से चांद पे तो नहीं जाएंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कनाडा ही आ सकता है बंदा, कनाडा आ गई कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ से तो चांद चांद पे तो जाने से रहे। तो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर सोचें कि भैया जहाँ तक मैं आना चाहता था वहाँ पे मैं आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद तो यहाँ तो ज़मीन में जाना है, यहाँ किसी ने जला देना है, ये दो ही काम होने हैं। ठीक है। सो इस दौरान जो लास्ट चीज़ जो है वो आपको परमात्मा ने सबसे अच्छी जगह पे भेज दिया, अच्छी कंट्री में भेज दिया। आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, इंडिया से 5-5 10-10 गुना ज़्यादा कमा रहे हो। उसके बावजूद भी अगर तृष्णा ख़त्म नहीं हो, उसके बावजूद ही अगर आपके दिल में ये रह गया कि ओहो मैं इतना कमा लूँ, मैं तो एक गेड़ा हो, एक चक्कर और लगा लूँ, एक चक्कर और लगा लूँ, एक चक्कर और लगा लूँ, तो ये जो है ना आपकी जो तृष्णा है ना दिल की, ये कभी नहीं ख़त्म होनी। मैं देखता हूँ ट्रक ड्राइवर को, आते हैं बस धड़ाधड़ वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस। फिर वो नींद में खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। ठीक है ना। तो अपना सेफ्टी पहले, उसके बाद जो आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं बीइंग अ गुड सिटीज़न, ठीक है, वो आपने ज़रूर देखनी है। और एक चीज़ लास्ट में मैंने कहनी है कि जो कुत्ता होता है ना, वो भी सुबह उठता है और पूरे शहर की हर गंदगी में जूठन में मुंह मार के पेट तो वो भी अपना भर के सोता है। परमात्मा ने इंसान को इंसान इसलिए बनाया कि वो दूसरे का दुख दर्द महसूस कर सकता है। अगर आपको ये लगता है कि बस जैसे कुत्ते की तरह सारा दिन घूमे खाए पिए अपना पेट भरा और सो गए, वो उसमें और कुत्ते में आप में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। अगर आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो तो इसीलिए परमात्मा ने आपको उत्तम जीव की श्रेणी में रखा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे कुत्ता सारा दिन घूम फिर के अपना पेट भर लेता है और फिर सो जाता है कहीं पे गंदगी में। तो अगर आपने भी वैसे ही करना है इन कंट्रियों में, चाहे इंडिया में या किसी और कंट्री में आके अगर वैसे ही करना है, तो फिर उसमें और जानवर में, आप में और जानवर में क्या फ़र्क है। गुरबाणी में है कि काल खाए कि छत्थों दे, नानक राह पछाने से। सो आप खुद अपनी किरत कमाई करें, उसमें से कुछ जो दान पुण्य का हिस्सा है वो जरूर किसी मजबूर को, किसी बेरोजगार को, किसी औरत को, किसी बच्चे को, दुख तकलीफ परेशानी में जो भी जहाँ पे भी है पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी आप हेल्प कर सकते हो वो जरूर करें। क्योंकि मैंने एक स्लोगन हमेशा अपनी पिक्चर्स के पास में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपने मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पे देखा होगा कि नो वन कैन हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। हर बंदा हर किसी की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हर बंदा किसी ना किसी की मदद जरूर कर सकता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। जो जिन चीज़ों का मुझे जवाब पता होगा मैं हमेशा जवाब देता हूँ, दूंगा। और इस वीडियो के मैंने कभी किसी को नहीं बोला है मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना करो, नहीं करना ना करो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मेरा फ़र्ज़ है एक ऑथेंटिक और सच्ची इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज तक देता आया हूँ और देता रहूँगा।
किसी को चैनल पसंद नहीं आता ना देखे भाई, ठीक है। कि मैंने कभी नहीं बोला आपको कि जी मेरा वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर अच्छा होगा तो खुद सब्सक्राइब कर, सब कुछ हो जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। क्योंकि सच्चाई जो है वो आज भी सच्चाई है और 100 साल बाद भी सच्चाई है, ठीक है। झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है कि मैंने किसी को क्या झूठ बोला था, और उसको मैं याद रखूं कि कल को अगर वो बंदा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि उस टाइम मैंने इसको क्या बोला था। लेकिन अगर सच बोला है ना आपको, आप सच बोलिए और भूल जाइए। आप सच बोलिए और भूल जाइए। जब भी वो बंदा आपके सामने आएगा, आपने पहले भी सच बोला होगा, आपके दिल में सच होगा तो सच ही निकलेगा। सो झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है, सच को याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। सो मैं अपनी तरफ से जितना सच हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जवाब देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सच है, ठीक है। तो मेरे को ये याद रखने की जरूरत नहीं कि फलां वीडियो में मैंने क्या बोला था, फलां में मैंने क्या बोला। जो सच है वो सच है, ठीक है जी। सो और भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है इस वीडियो के बाद आज क्वेश्चन आएगा कि ट्रक ड्राइवर की जो सैलरी है उस पर आप वीडियो बना दें, और वो पहले वाला वीडियो काफ़ी पुराना भी हो गया है। अब टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा बीच में 2 4 5 ड्राइवर्स के व्यूज़ लेके वो भी बीच में ऐड करूंगा। अगर हो सका तो उनके वीडियोज़ भी ऐड कर दूंगा थोड़े बहुत। और आपको आज की डेट में यहाँ पे मार्केट में कितनी सैलरी जो है वो ट्रक ड्राइवर की फ्लॉट होती है, कितनी आजकल मिल रही है, उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे छोड़ दें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज के वीडियो से बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो भाई लोग स्पेशल दुबई से सुन रहे हैं, क्योंकि दुबई में इतने ठग, इतने चोर गली गली में बैठे हैं, इतने शायद चंडीगढ़ मोहाली में भी नहीं होंगे, ठीक है। सो आप बच के रहें। अगर आपको कोई स्कूलिंग वीज़ा बोलता है, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं है 10वीं कर रखी है भेज दूंगा तेरे को, ठीक है ना, तो मतलब कोई जस्टिन ट्रूडो जो है वो उसका रिश्तेदार नहीं है कि वो आप उसको वहाँ से भेजोगे और फिर ये यहाँ से आपको आते आपको पीआर दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर को वो भी जो हैं, जो भी यहाँ पे सत्ता में है, वो भी ऐसे ही किसी को नहीं बोलते कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा जान पहचान वाला आ जा तेरे को पीआर दे दूँ। ऐसा नहीं होता है, सब गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से चलते हैं। सो आप जितने भी एजेंट्स हैं उनको भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों को ना ठगें। अगर कोई बंदा एलिजिबल नहीं है, अगर किसी ने 8वीं 10वीं कर रखी है, उसको आप बेफजूल के सब्जबाग दिखा रहे हो कि कनाडा भेज देंगे तेरे को, तो आप ये बोलो कि आप हमने पहले इतने बंदे भेजे हैं और ये उनके नंबर है, वो फला फला स्टेट में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, मेरे को नंबर भेज दो, मैं देख लूँगा, मुझे भी पता लगे आपने कितने बंदे 8वीं वाले पीआर करवाए हैं, कितने 10वीं वाले पीआर करवाए हैं। सो ऐसे किसी को बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है जी। और बाकी ये वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो शेयर करो, लेकिन अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो सच्ची है, तो आप उसको बेशक व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है। लेकिन उस तक पहुँचे जो लोग इन चीज़ों में आजकल लगे हुए हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को इन चीज़ों का पता लग जाए, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजने से कोई सब्सक्राइबर का, कोई लाइक का, कोई शेयर का प्रॉब्लम नहीं होता है ना। मतलब आप किसी को व्हाट्सएप पे भेजोगे तो ना उसमें कोई मेरे को सही लाइक मिलेगा, शेयर ना सब्सक्राइब। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मेरा चैनल किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बंदा इन कामों में लगा हुआ है तो उसको आप ये व्हाट्सएप पे ही भेज दें, ठीक है ना। एटलीस्ट उसे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, किन किन चीज़ों के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको जितना जो लंबा मैंने बनाया है, तफसील से पूरी चीज़ें मैंने बताई है। एक लास्ट में मैंने और चीज़ बतानी है कि आप, 2 चीज़ें मैंने बतानी है, सॉरी आज ये इतना लंबा हो गया तो मैं 1 2 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। एक तो हमारा ग्रुप है हरनीक रंधावा हेल्पलाइन कनाडा, जिसमें करीब 25-26 कंट्रीज़ के जो लड़के हैं हमारे ग्रुप में शामिल हैं। और मतलब दे आर लाइक जेम्स, मतलब बहुत बढ़िया, जो चुन चुन के हमने भाई भाई लोग जो हैं वो ग्रुप में ऐड किए हुए हैं। उन कंट्रीज़ की वो इन्फॉर्मेशन, अगर आपके ग्रुप में आप ज्वाइन, उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हो तो उस ग्रुप में आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस कंट्री में रहने वाले भाइयों से आपको सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है, उससे आप आइडिया हो जाता है आपको कि ये बंदा वहाँ पे रह रहा है, ग्रुप का मेंबर है, तो ये गाइड कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई मतलब सच्चाई होगी। और एक बंदा जो आपको बस इंडिया में बैठ के सब्जबाग दिखा रहा है या किसी और कंट्री में बैठ के दिखा रहा है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। सो ग्रुप में एक ही कंट्रीज़ के कई लड़के होते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के कितने लोग हैं, वो एक दूसरे को गाइड करते हैं। आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका 5 बंदे जवाब देते हैं।
तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 001360220547 उस पर आपने व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन ग्रुप मैं आपको बता दूं स्ट्रिक्टली इट्स ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं जी आप इंडियन की मदद क्यों करते हो जी, उसकी क्यों नहीं करते, इसकी क्यों नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि हमने कई कंट्रीज़ के अलग अलग लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करके देखा है, ठीक है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को मजहब का दौरा पड़ जाता है ग्रुप में आके, ठीक है, कि हम ऐसे हैं जी, तुम काफिर हो, तुम ऐसे हो, हम ऐसे हैं, तुम वैसे। तो वो चीज़ हम अपने ग्रुप में नहीं करने देते हैं। ग्रुप में कोई भी मजहब के रिलेटेड बात नहीं होती है। इसलिए हमने ये किया कि वो हम इंडियंस हैं, आपस में लड़ भिड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम किसी और को ऐड करके अपना जुलूस ना निकलाएं, ना ही उसकी कोई बेफजूल की बातें हम अपने ग्रुप में सुने, ठीक है ना। तो ये काफिर खेलने का हमारे को कोई शौक नहीं है। सो हम जो भी करते हैं वो अपने जो जितने भी हमारे इंडियन भाई हैं उनके लिए ग्रुप है। अगर आपने कोई वैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप अपने व्हाट्सएप से मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा बीच में, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब वन शॉट दे दूंगा। आप एक बार में सारा क्वेश्चन पूछ लें, एक बार में आपको जवाब मेरे व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप में किसी भी और कंट्री के मेंबर को हम ऐड नहीं करते हैं। इंडियन पूरी दुनिया में कहीं पे भी उसको ऐड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दें। मैं आपको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको लिंक भेजूंगा, उसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ग्रुप में जो हम समाज सेवा के जो काम करते हैं, जैसे अभी एक मुसलमान लेडीज़ के लिए एक घर बना रहे हैं, तो इस टाइम वो काम चल रहा है, उसमें भी आप ताउन कर सकते हो, उसमें आप हेल्प कर सकते हो, उसमें आप सेवा कर सकते हो। तो वो चीज़ें हम सब करते हैं। कई लड़कों की किसी फॉरेन कंट्री में डेथ हो जाती है, तो उनकी बॉडीज़ जो हैं वो इंडिया फ्लोट करते हैं। कई बहनें जो हैं किसी अरब कंट्री में फंस जाती हैं, तो उनकी जो वहाँ से रेस्क्यू होता है वो करते हैं। कई बार उनकी टिकट्स भी लेनी पड़ती हैं, वो भी हम सारे भाई लोग जो हैं वो मिलके करते हैं। इस टाइम घर का जो गुरुकृपा निवास 4 का जो काम है वो चल रहा है पूरी स्पीड में। लेंटर वगैरह उसका पड़ चुका है और उसका काम चल रहा है। उसके लिए अभी कलेक्शन चालू है, और हम अपने ग्रुप से ही पैसा इकट्ठा करते हैं और काम करते हैं, ठीक है। अब ग्रुप में मोस्टली लोग पंजाबी हैं, सारे पंजाबी भाई लोग, और जितने भी हमारे इंडियन हैं, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं, सब मिलके एक मुस्लिम लेडी का घर बना रहे हैं। और काफ़ी ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 60% घर कंप्लीट हो चुका है, बाकी का काम चल रहा है और वो होगा। सो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे समाज सेवा के जो काम चलते रहते हैं उसमें भी आप योगदान दे सकते हैं। किसी को मेरे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या किसी ने कुछ कोई चीज़ अच्छी लगी या कोई बुरी लगी, आप मेरे व्हाट्सएप पे एक अच्छे इंसान की तरह आके बात करके अपनी बातों का जवाब ले सकते हैं, ठीक है। बेफजूल की चिक चिक पिक पिक हमारे सामने नहीं करनी है, ठीक है। हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे काम और जो जो भी हम काम करते हैं इंफॉर्मेशन दे, आपको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, राम राम जी, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन बेफजूल की चिक चिक आप ना करें, ठीक है जी। क्योंकि एक तो हम फ्री इंफॉर्मेशन दें, और दूसरों की बिना कोई लालच के मदद करें, और फिर आपकी चिक चिक सुने, वो हमसे नहीं होने वाला, ठीक है जी। आप इंसान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह हेल्प लेना चाहते हैं, उसके लिए हम रेडी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखो, कम से कम आपको 300 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कई लड़कों की मतलब मदद की है। किसी को कहाँ भेजा है, किसी को कहाँ भेजा, कोई कहाँ पे रोजगार कमा रहा है, कोई कहीं कमा रहा है, ठीक है। सो ऐसे है। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उसका जो निचोड़ है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में छोड़ दें, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल गेट बैक टू यू, और मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। प्यार से, इज्जत से, सम्मान से बात करें, और वही आपको वापसी में भी मिलेगा, ठीक है जी। बाकी जो ग्रुप के रूल रेगुलेशन है मैं उसमें आपने कोई फोटो या वीडियो ग्रुप में डालना मना है। जहां आप अपना प्रोफाइल के ऊपर नाम लिखते हो, नाम के पीछे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है और अपना स्टेट लिखना है। अगर आप विदेश में हो तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और उसके बाद आप किस कंट्री में हो वो लिखना है, ताकि पता रहे। और जब भी कोई बंदा ग्रुप में आके किसी पर्टिकुलर कंट्री का इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो फ्रेंड लिस्ट में जाके, मेंबर्स लिस्ट में जाके उस कंट्री के बंदे को सर्च करके वो ले सके। अदरवाइज वैसे ग्रुप में रेगुलर इंफॉर्मेशन फ्लो होती रहती है, वहीं से ही ज़्यादातर डाउट्स आपके सब क्लियर हो जाते हैं।
बहुत हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो वॉलेंटियर के तौर पे काम करते हैं और 24 घंटे निगाह रखते हैं कि कोई गलत एजेंट, कोई गलत बंदा, कोई गलत एलिमेंट जो है ग्रुप में ऐड ना हो जाए। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जो लोग इन चीज़ों के इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं उनको आप बेशक व्हाट्सएप पे भेज दें। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में बस इतना ही बोलना है कि जैसे मैंने पहले बोला कि अपना पेट हर कोई जो है ना, जानवर भी भर के सोते हैं, इंसान वो है जो दूसरे का दुख दर्द महसूस करे और उसमें भी किसी के काम आए। सत श्री अकाल जी।